आज के इस लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन। तो इस चैप्टर के लिए हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। इससे पहले के 6 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं, यानी कि आधे से भी ज़्यादा चैप्टर को हमने पढ़ लिया है। तो आज के इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर से। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि हम मेनली इस टॉपिक के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, यानी कि एक ऐसा स्थान था जो शुरुआत में एक पशुचारक क्षेत्र था। पशुचारक क्षेत्र मतलब वहाँ पे पशुओं को चराया जाता था, घास के मैदान थे और लोगों का वहाँ पर मुख्य पेशा क्या था, चरवाहा बनना, गड़रिये, इस तरह के वहाँ पर मुख्यतः लोग होते थे। लेकिन धीरे धीरे वो क्षेत्र व्यापारिक नगर में परिवर्तित हो गया और ऐसा नगर जो पशुचारक क्षेत्र से व्यापारिक नगर में परिवर्तित हुआ मेसोपोटामिया की संस्कृति में मारी नगर कहलाया। ठीक है, तो आज हम मेनली मारी नगर के बारे में पढ़ने वाले हैं और यह एक ऐसा नगर था जहां पर लोगों का मुख्य पेशा क्या था, चरवाहागिरी। लेकिन धीरे 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 वो एक व्यापारिक नगर के रूप में विकसित हुआ। तो क्या क्या कारण थे कि वह व्यापारिक नगर में विकसित हुआ, किस तरह वहाँ पर राजनीतिक सत्ता भी बढ़ी और किस तरह लोग शहरों में आकर बसने लगे, इन सारी बातों पर आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं एनसीईआरटी को रीड करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। आपने देखा होगा कि मारी नगर दक्षिणी के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहां खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वह फरात नदी की उर्वर धारा पर स्थित है। मानचित्र 3 में विभिन्न रंगों का प्रयोग करके यह दर्शाया गया है कि इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन के साथ साथ कैसे चलती थी। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए अधिक काम में लिया जाता था। तो 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। मारी नगर, जो मारी नगर शुरुआत में एक चरवाहा, एक घास का मैदान था जहाँ पर लोग अपने भेड़ बकरियों को चराते थे, वो एक शहर के रूप में विकसित हुआ। और 2000 ईसा पूर्व के बाद 2000 ईसा पूर्व के बाद वही शहर, वही नगर एक शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ। यानी कि जब सीरिया बना तो सीरिया की राजधानी मारी को चुना गया 2000 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। आपने देखा होगा कि मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहां पर खेती की जाती थी। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करने के लिए आता है कि हमने दजला और फरात नदी के बारे में पढ़ा था। मान लीजिए हमारी फरात नदी है, तो फरात और दजला नदी के दक्षिण भाग में, नीचे के भाग में अक्काद और सुमेर के नाम से दक्षिणी भाग को जाना जाता था। फरात और दजला नदी के दक्षिणी भाग को अक्काद के नाम से जाना जाता था और सुमेर के नाम से जाता था। और यहाँ के दो प्रमुख नगरों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उरूक नगर और उर नगर, दोनों ही दक्षिणी भाग में स्थित थे। लेकिन मारी नगर इस दक्षिणी भाग में स्थित नहीं था, यह फरात नदी की उर्वर धारा पर स्थित था। उर्वर धारा का मतलब हॉरिजॉन्टल, यानी कि फरात नदी के बिल्कुल ऊपर। जब फरात नदी अपनी युवा अवस्था में होती है, यानी कि फरात नदी के बिल्कुल ऊपर, जब फरात नदी दक्षिण में नहीं आती बल्कि फरात नदी के उत्तर में ये स्थित है, तो आप मान सकते हैं नीचे हमारा उर और उरूक नगर था और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा मारी नगर स्थित है फरात नदी के उर्वर धारा पर। तो यहाँ पर एक बात नोटिस करने योग्य आती है, यहाँ का पहले हम भूगोल जानते हैं, मारी का भूगोल जानते हैं। भूगोल कुछ इस प्रकार है कि यह फरात नदी के उर्वर धारा पर स्थित है और यहाँ पर खेती और पशुपालन दोनों साथ साथ में चलते हैं। यहाँ पर खेती भी की जाती है और पशुपालन भी किया जाता है। लेकिन जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग था उसमें हमने पढ़ा कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेती की जाती थी क्योंकि वह उपजाऊ क्षेत्र था। लेकिन इराक के भूगोल में हमने पढ़ा था कि उत्तर में स्टेपी के घास के मैदान हैं और दक्षिण में क्या है, उपजाऊ भूमि है। तो दक्षिण में हम उरूक और उरनगर के बारे में जान चुके हैं जहाँ पर मेनली खेती की जाती थी। लेकिन मारी नगर चूंकि यह फरात नदी की उर्वर धारा पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर खेती और पशुपालन दोनों चलता है, क्योंकि ऊपर स्टेपी घास के मैदान आ जाते हैं और नीचे हमारी खेती हो जाती है। तो ये दोनों के बीच में स्थित है और यहाँ पर खेती और
ये पशुपालन दोनों क्रिया एक साथ चलती है, क्योंकि मारी नगर में घास के मैदान भी है और थोड़ी बहुत उपजाऊ भूमि भी है खेती करने के लिए। ठीक है, इतना समझ गए? बिल्कुल क्लियर। देखिए यहाँ पे आपको मैप दिखाया गया है, इससे आप और भी अच्छी तरह से क्लियरली समझ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको ग्रीन ग्रीन करके दिखाया गया है उसमें कृषि भूमि जो भूमि जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ग्रस्त होती है, वसंत के उत्तरार्ध में चराई चरागाह क्षेत्र। अब जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आपको दिखाया गया है, ये वो भूमि है जहाँ पर अक्सर बाढ़ आती रहती है, जहाँ पर अक्सर बाढ़ आती रहती है। क्यों बाढ़ आती रहती है? क्योंकि बिल्कुल नदी के किनारे पर स्थित है। जैसे ही नदी में जलस्तर ऊंचा होता है, जैसे ही नदी में पानी बढ़ता है, तो इस एरिया में बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। और लेकिन बाढ़ के बाद और वसंत के बाद यहाँ पर ये क्षेत्र भी, जहाँ पर बाढ़ आई है, ये क्षेत्र भी क्या चरागाह बन जाता है, यहाँ पर पशुओं को चराया जाता है। ठीक है, अब ये डॉट 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 ग्रीन लाइन है, ये आपकी कृषि भूमि है, यहाँ पर लोग खेती करते हैं, कृषि करते हैं। अब जो येलो कलर आपको दिखाया गया है, ये येलो क्या कलर क्या है? चरागाह भूमि है। ठीक है, वेदिकाएं जहाँ नहर का पानी नहीं पहुँच पाता था। जो जो येलो कलर की जो ये आपको दिखाया गया एरिया, ये भी चरागाह क्षेत्र था। और जो ये आपको ब्राउन कलर का दिखाया गया कि ये वसंत में चरागाह क्षेत्र, और ये वसंत का चरागाह क्षेत्र था, ये इतना। तो कितने सारे चरागाह क्षेत्र हो गए? देखिए जब वसंत ऋतु आती तो इसी एरिया में लोग क्या करते? अपनी भेड़ बकरियों को चराते। और जब वसंत ऋतु नहीं होती तो इस येलो वाले एरिया में अपनी भेड़ बकरियों को चराते। बाढ़ के बाद अपनी भेड़ बकरियों को यहाँ पे चराते, इस ग्रीन वाले एरिया में। और खेती के लिए बस इतना सा एरिया जो कि आपको मैप में यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए ये डॉट डॉट ग्रीन वाला एरिया आपका खेती के काम है। तो यहाँ से हमें एक बात देखने को मिलती है कि चरागाह क्षेत्र ज़्यादा था, चरागाह क्षेत्र ज़्यादा था और कृषि उसकी तुलना में कम था। कृषि का क्षेत्र चरागाह क्षेत्र की तुलना में कम था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग चरवाहे होते थे, अपनी भेड़ बकरियों को चराते थे और भूमि का अधिकतर हिस्सा चरागाह के काम में लिया जाता है। तो ये मेसोपोटामिया का थोड़ा सा भूगोल था। तो वहाँ पर दो मुख्य वर्ग होंगे, आप जान चुके हैं। एक तो खेती करने वाले वहाँ पर बस गए, और चरवाहे गडरिए जो वहाँ पर अपनी भेड़ बकरियों को लाते, उनको चराते, वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते, घुमंतु होते। ठीक है, तो दो वर्ग वहाँ पर आप जान चुके होते हैं, एक तो खेती करने वाले और भेड़ बकरी यानी कि पशुपालन करने वाले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पशु चारकों को जब अनाज, धातु के औजार आदि की जरूरत पड़ती थी, तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा तथा मांस आदि के बदले ये चीजें प्राप्त करते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों तथा गडेरियों के बीच कई बार झगड़े होते रहते। अब आपने जब मारी का भूगोल पढ़ा, मारी के जियोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में जब आपने जाना, तो आपके पास दो पॉइंट मेनली आए। एक वो पॉइंट जिसमें कृषि होती थी और एक वो पॉइंट जहाँ पर लोग पशुपालन करते थे। तो दो वर्ग, इसी वजह से दो वर्ग मारी में बन गए। एक वर्ग कृषि करने वाले, खेती करने वाले किसान, और दूसरा वर्ग पशुओं को पालने वाले पशुपालक। अब दो वर्ग एक क्षेत्र में रह रहे हैं तो उनको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, तो वो आपस में चीज़ों का लेन देन करेंगे। मान लीजिए पशुपालक है, उनके पास अनाज वगैरह तो होता नहीं, वो तो सिर्फ पशुओं को पालते हैं। तो वो जो चीज़ें पशुओं से प्राप्त करते हैं, जो पशुपालकों को चीज़ें पशुओं से मिलती हैं, उनके बदले किसानों से अनाज इत्यादि ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों का लेन देन करते हैं। किसान और पशुचारक अपनी अपनी ज़रूरत वाली चीज़ों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं और आप अपनी जीविका चलाते हैं। अब किसानों को दूध की ज़रूरत पड़ेगी, पनीर की ज़रूरत पड़ेगी, चमड़े की ज़रूरत पड़ेगी, मांस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इन सारी चीज़ों को कहाँ से लेंगे? वो इन पशुपालकों से लेंगे। अब पशुपालकों को अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, धातुओं की ज़रूरत पड़ेगी, वो इन सारी चीज़ों को कहाँ से लेंगे? वो किसानों से लेंगे। तो इस तरह ये दोनों वर्ग, ये दोनों समुदाय एक दूसरे के साथ चीज़ों का लेन देन करते ताकि इनकी जीविका अच्छी तरह से चल सके, और एक एक दूसरे पे ये निर्भर होते। लेकिन इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते, जैसे कि उरूक नगर में होते थे ना, दो गांव के बीच में, दो बस्तियों के बीच में झगड़े होते थे। तो इसी प्रकार इन दो समुदायों के बीच में भी झगड़े होते रहते। कैसे कैसे झगड़े होते, चलिए देखते हैं।
गडरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए गए खेतों से गुजार कर ले जाते थे, जिससे किसान की फसल को नुकसान पहुंचता था। ये गडरिये खानाबदोश होते थे और कई बार किसानों के गांव पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया माल लूट लूट लेते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशु चारकों का रास्ता रोक दिया करते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे। तो अब जो पशु चारक होते थे वो क्या करते थे, वो किसानों की बस्तियों को लूट लेते थे। अब क्योंकि वो घूमते तो रहते ही हैं, किसी एक जगह पर स्थित तो रहते नहीं। मान लीजिए किसी एक एरिए में घास उगी है, वहाँ पर पशुओं को चराया। अब जब वहाँ पर घास खत्म हुई तो किसी दूसरे एरिए में चले गए। अब जो ये पशुपालक है, जो ये चरवाहे लोग हैं, ये किसानों की बस्तियों पर हमला बोल देते और वहाँ से चीज़ों को लूट लेते। जो किसान, अब किसान के पास पैसे भी होंगे, चीज़ें भी होंगे, तो किसान तो वहाँ पर स्थायी रूप से बसे थे, वो वहीं पर रहते, वहीं पर उनके घर थे, किसान कहीं आवाजाही नहीं करते थे। लेकिन चरवाहे जब गांव में जाते, इन किसानों के गांव में जाते, तो उनसे चीज़ों को लूट लेते थे, उन पर हमला कर देते थे, या फिर किसानों के खेतों में अपने भेड़ बकरियों को ले जाते थे। अब भेड़ बकरियां हैं, उनको तो खाने से मतलब, अब किसान ने जो फसल बोई है, भेड़ बकरियां उनकी फसलों को खा जाती तो किसानों को नुकसान होता। अब जब चरवाहे उनका इतना नुकसान कर देते तो किसान कैसे चुप बैठते। तो किसान भी उनके लिए मुसीबतें खड़ी करते, जैसे कि उनको नदी पार नहीं करने देते, या फिर नदी के पास का जो एरिया है, घास का जो एरिया है, वहाँ पर जाने से इनको रोक देते। तो ऐसे इनके बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते। ठीक है। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेशों में यायावर समुदाय के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदाय के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते हैं। अब आपने इराक के भूगोल में जाना है कि पश्चिमी जो मरुस्थल था वो इस दिशा में स्थित था। यहाँ पर दजला फरात नदी बह रही है, यहाँ पर आपकी दजला फरात नदी बह रही है। यहाँ पर आपका दक्षिणी मेसोपोटामिया था, यहाँ पर आपका मारी नगर है, तो यहाँ पर आपका पश्चिमी मरुस्थल है। तो इस पश्चिमी मरुस्थल से यायावर समुदाय के लोग इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 5 में जानेंगे। ठीक है। तो यायावर समुदाय के लोग होते थे, चरवाहे होते थे। अब तक इतना समझ लीजिए। तो यायावर समुदाय के लोग इस पश्चिमी मरुस्थल से मारी नगर में आते और मारी नगर के उन एरियो में आते जहाँ पर कृषक लोग रहते थे, जहाँ पर समृद्ध कृषि होती थी, लोग बसे हुए थे। ठीक है। ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र में बोए गए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले ले आते। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो ये चरवाहे लोग थे, या ये क्या करते, किसानों के खेतों में अपनी भेड़ बकरियों को ले आते। तो ऐसा ही ये यायावर समुदाय के लोग करते थे। जो ये गडरिये थे, ये अपनी भेड़ बकरियों को इन किसानों के खेतों में ले जाया करते थे। कौन से मौसम में? गर्मी के मौसम में। ये समूह गडरिये खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते। ये समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रक्रिया चलती है। अब हम मारी नगर का भूगोल जान गए हैं। अब ये कहानी है, कुछ ज़्यादा नहीं है, हिस्ट्री कहानी होती है, पिछली कहानियाँ होती हैं। तो हिस्ट्री कोई मुश्किल बात नहीं है, हिस्ट्री में सिर्फ आपको कहानियाँ पढ़नी होती है। उरूक नगर की आपने कहानी पढ़ी कि कैसे वहाँ पर मंदिर बने, नेता और मंदिर कैसे एक दूसरे से लिंक हुए और फिर किस तरह से वहाँ पर राजनीति बढ़ी, लोगों में युद्ध हुए और एक नगर बस गया। तो इसी तरह मारी का भी है। मारी का थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी अलग सी कहानी है। मारी की कहानी में क्या होता है, दो अलग अलग समुदाय होते हैं, क्योंकि वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि वहाँ पर दो अलग अलग समुदाय होते हैं, कृषक वर्ग और आपका चरवाहे यानी कि आपके पशुपालक लोग। अब वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अपनी चीज़ों का लेन देन करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तब लड़ाई झगड़े में कोई जीतता होगा, है ना? कोई जीता तो उसने उन लोगों पर अधिपत्य स्थापित कर लिया और वो राजा बन गया। तो इसी तरह एक राजनीति का रूप ले लिया। तो ऐसी ही कहानी मारी नगर की है। तो ये बिल्कुल कहानी है, बहुत ही ईजी वे में इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट में मैं फिर से इसका थोड़ा सा रिकैप आपको दे दूंगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं है, जैसे उरूक नगर वाले लेक्चर में आपको मज़ा आया था, इसमें भी मज़ा आएगा।
तो क्या था, हम गडरिये की बात कर रहे थे, यायावर समुदाय के लोगों की बात कर रहे थे। वो क्या करते, आते पश्चिमी मरुस्थल से मारीनगर में। तो मारीनगर में वो किस किस रूप में आया करते हैं, या तो वो गडरिये बनकर आते हैं, अपनी भेड़ बकरियों को चराने लाते, भी हम आए हैं आपके यहाँ, हमें भेड़ बकरियों को चराना है, हमें आने दीजिए। या तो फिर गडरिये बन के आते, या फिर फसल काटने वाले मजदूरों के रूप में आते, भी हमें कोई काम नहीं है, कृषक, क्योंकि एक जगह पर बसे हुए लोग ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, तो वो मजदूरों के रूप में आते हैं। यायावर समुदाय के लोग या तो गडरियों के रूप में आते हैं, या फिर फसल काटने वाले मजदूरों के रूप में किसानों से कहते हैं भी हम आपकी फसल काट देंगे, आप थोड़ा हमें कुछ सामान कोई चीज़ दे दीजिएगा, हम आपकी फसल काट देंगे, हम आपका काम कर देंगे और आप हमें थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ जो भी होती है वो दे दीजिएगा। या मजदूरों के रूप में आते, गडरियों के रूप में आते, या फिर सैनिकों के रूप में आते। अब सैनिकों की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अभी तक शहर नहीं बसा था, फिर भी सैनिकों की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अब आपने पढ़ा ना, गडरियों की, चरवाहों की, पशुपालकों की और कृषकों की, किसानों की लड़ाई होती रहती है। तो किसानों ने क्या सोचा कि हम कुछ सैनिक रख लेते हैं ना, कोई हमारी सुरक्षा करने वाला होना चाहिए, तो इसलिए सैनिकों का वर्ग भी उभर रहा था। तो जो यायावर समुदाय के लोग थे, ये तीन रूपों में मारी नगर में प्रवेश कर रहे थे। या तो फिर गडरिये बन के आते, या फिर मजदूर बन के आते, या फिर सैनिक बन के आते, उन किसानों से कहते भी हम आपकी रक्षा करेंगे, आप हमें रख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह यायावर समुदाय के लोग मारी नगर में आते और समृद्ध होकर वहीं पर बस जाते हैं। वहाँ पर आए हैं, काम कर रहे हैं और वहीं पर बस गए। जैसा कि मैंने शहरों की विशेषताओं में आपको बताया था कि लोग आते हैं, रोजगार करते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। तो इसी तरह ये यायावर समुदाय के लोग यहाँ पर आए, इन्होंने अपना कार्य किया और यहाँ पर समृद्ध हुए और बस गए। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली। अब यहाँ पे कहानी मोड़ लेती है। अब क्या हुआ, बाहर से लोग आए, मारी नगर में बाहर से लोग आए, आते रहे आते रहे आते रहे और वहीं पर बसते गए। अब वो बसते 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 इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने पूरे एरिया का कंट्रोल ही अपने अंडर कर लिया, वहाँ पर अपना शासन ही स्थापित कर लिया। मैंने बताया ना, लड़ाई होती रहती उनकी। अब जो लड़ाई में जीत गया वो राजा बन गया उस एरिया का, उन लोगों के ऊपर उसका शासन स्थापित हो गया। तो इसी प्रकार वहाँ से अलग अलग समुदाय के लोग आते रहते, कोई चरवाहा, कोई वो वाला, कोई वो वाला, और फिर वहाँ पर लोगों से उनकी लड़ाई हो जाती, कुछ भी होता, और फिर वहाँ पर वो शक्ति प्राप्त कर लेते शासन करने की। ठीक है, और राजा बन बैठते। ये खानाबदोश लोग अक्कादी, एमोराइट, असीरियाई और अर्मेनियन जाति के लोग थे। कौन कौन सी जाति के लोग थे? अक्कादी थे, एमोराइट थे, असीरियाई थे और अर्मेनियन जाति के लोग थे। बाहर से आए थे, मारी नगर में बस गए थे और इन्होंने अलग अलग टाइम पर, एक टाइम पे ये चारों नहीं आए थे, अलग अलग टाइम पर आए थे। तो अलग अलग टाइम पर इन्होंने वहाँ पर मारी नगर पर क्या किया? शासन किया, राज किया। अब क्या, मारी नगर अब सत्ता बन गई है, मारी नगर अब राजनीतिक नगर बन गया, क्योंकि वहाँ पर किसी का शासन हो गया है, वहाँ पर शासक वर्ग की उत्पत्ति हो गई। अब मारी नगर, जहाँ पर सिर्फ लोग रहते थे, अब वहाँ पर कोई राजा भी होने लगा है, अब वो राजनीतिक नगर भी बन गया है। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्हें मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी और संभवतः विभिन्न जातियों तथा समुदाय के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता की जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई। अब आपको साइड में पिक्चर दिखाई गई है। अब ये पिक्चर में आपको जो आदमी दिख रहा है वो एमोराइट समुदाय का शासक है। अब एमोराइट समुदाय बाहर से आए थे, मेसोपोटामिया में आकर बस गए थे और वो इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने मेसोपोटामिया को मेसोपोटामिया के रूम में मारी। तो मारी नगर में आए थे और मारी नगर में वो बस गए थे और बसकर उन्होंने मारी नगर का सारा शासन, सारा का सारा कंट्रोल अपने अंडर कर लिया था। अब जो चित्र हमें मिले हैं वहाँ पे, जो चित्र हमें वहाँ से मिले हैं, वो, उनमें अगर हम उनकी पोशाक देखें, एमोराइट लोगों की पोशाक देखें, तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है। एमोराइट लोगों की पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से अलग थी। तो ये किस बात का संकेत है? पोशाक यानी कि जो उनकी ड्रेस थी, जो कपड़े पहनते थे, उनका स्टाइल, उनका डिज़ाइन वहाँ के मारी के लोगों से अलग था। तो इसका मतलब क्या था? जितने भी एमोराइट, अक्कादी, अर्मेनियम, असीरियाई लोग बाहर से आए थे, उनकी पोशाक अलग थी। तो कहने का मतलब
वो बाहर से आकर बसे थे और फिर उन्होंने मारी नगर का शासन अपने अंदर ले लिया। तो ये क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इतिहास के स्रोत होते हैं, इनके द्वारा हमें बहुत सारे अंदाजे हम लगाते हैं। ओके, तो कहानी कहाँ तक आ गए हम, कहानी में मुड़ते 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 हम यहाँ तक आ गए कि वहाँ पर मारी नगर पे अब लोगों का राज हो गया। और कौन कौन से लोग थे, अकादी, एमोराइट, असीरियाई और अर्मेनियम जाति के लोग अलग अलग टाइम पीरियड पर आए। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि चारों एक ही टाइम पे नहीं, अलग अलग टाइम पीरियड था और अलग अलग टाइम पीरियड पर समय के अंतरालों के बाद वो वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पर शासन किया। कहाँ पर, मारी नगर में। और उन्होंने अब मारी नगर की जो संस्कृति थी उनका सम्मान नहीं किया। बाहर से आए थे तो उन्होंने अपनी संस्कृति मारी नगर के लोगों पर थोपने की कोशिश की। वहाँ के जो देवी देवता थे जहाँ से वो आए थे, पश्चिमी मरुस्थल कह लीजिए या फिर स्टेपी घास के मैदान, तो एमोराइट लोग स्टेपी घास के मैदानों से आए थे और वहाँ का मुख्य देवता था डैगन। और डैगन का मतलब होता था घास का देवता। ओके, तो उन्होंने मारी नगर के जो स्थानीय देवी देवता थे उनका आदर नहीं किया, बल्कि अपने देवता के लिए ही मंदिर बनवाए। और वो कौन सा देवता था, डैगन। ओके, तो एमोराइट लोग कहाँ से आए थे, एमोराइट लोग स्टेपी घास के मैदानों से आए थे और यायावर समुदाय के लोग पश्चिमी मरुस्थल से आए थे। ओके, ओके, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो मारी नगर की भूमि थी वो हमेशा अलग अलग समुदाय के लिए खुली थी कि कोई भी वहाँ पर आ जा सकता था। कोई भी समुदाय कहीं से भी मारी नगर में आ जा सकता था। किसी को कोई बंदिश नहीं थी कि आप यहाँ पर मत आए, यहाँ पर नहीं, क्योंकि वो एक चरागा क्षेत्र था। और चरागा क्षेत्र होने का मतलब कि वहाँ पर कभी घास होती तो लोग वहाँ पर लोग चराने आते, घास खत्म हो जाती तो लोग चले जाते। तो इसलिए वो हमेशा अलग अलग संस्कृतियों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए मारी नगर खुला रहा। किंतु मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। अब क्या है कहानी, यहाँ पर मारी नगर कैसे विकसित हुआ, ये कहानी खत्म होती है कि कैसे विकसित हुआ। पहले एक क्षेत्र था जहाँ पर कृषि होती थी, पशुपालन होता था। फिर दो तरह के समुदाय थे, कृषक वर्ग था और पशुचारक वर्ग था। दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती थी। अलग अलग जगह से अलग अलग जाति के लोग मारी नगर में आए, फिर वो उन लोगों के साथ रहे, वहाँ पर समृद्ध हुए, वहाँ पर बस गए, लड़ाई में उनकी जीत हो गई और फिर वो वहाँ पर राजा बन गए, उनके पास शक्तियाँ आ गई और फिर उन्होंने अपनी संस्कृति मारी नगर के लोगों पर थोपने की कोशिश की। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग जगह से लोग वहाँ पर आए, अलग अलग जाति के लोग वहाँ पर आए और इस तरह मारी नगर की संस्कृति समृद्ध होती रही। अलग अलग तरह के वहाँ पर जाति आती रही और किसी के भी आने जाने की वहाँ पर बंदिश नहीं थी। अब मारी नगर पूरी तरह से क्या बन गया था, नगर बन गया था, शहर बन गया था। किंतु मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाजत तो थी, परंतु उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। राजाओं तथा पदाधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया जाता है। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने रात को बार बार आग से किए गए संकेतों को देखा जो कि एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे और उसे संदेह है कि किसी छापे या फिर हमले की योजना नहीं बनाई जा रही। मैंने बताया ना आपको कि वहाँ पर अलग अलग जाति के लोग आते रहते थे, किसी पे कोई बंदिश नहीं थी, कोई भी आ जा सकता था अलग अलग जाति के लोग, क्योंकि चरवाहा क्षेत्र था, वहाँ पर सभी को आने की इजाज़त थी। अब जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग जाति के लोग आए, वो वहाँ पर बसे, एक मतलब एक शरीफ बन के वो आए थे, बिल्कुल सिंपल लोगों की तरह आए थे कि हम तो गडरिये हैं, हम तो मजदूर हैं, हम तो बस सैनिक की हैसियत से आए हैं। आए तो वो इसी हैसियत से थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी जड़ें जमा ली और वहाँ के राजा बन गए। अब जो इस तरह से राजा बना था, जो वहाँ पर धीरे धीरे करके आए थे और वहाँ पर बसकर राजा बन गए थे, उन्हें ये पता था कि उनकी जगह कोई दूसरी जाति के लोग आकर भी राजा बन सकते हैं, है ना। अब उन्होंने ये काम किया था कि वो धोखे से वहाँ पर आए और रहे और फिर राजा बन गए। तो उन्हें ये डर सताता रहता था कि हमारी ही तरह कोई दूसरी जाति के लोग आकर हम पर ही हमला बोलकर, हमारे साथ ही रहकर हमें ना हटा दे और खुद राजा ना बन जाए। तो उनको ये डर बना रहता, इसलिए वो सतर्क रहते, सावधान रहते। ओके, और हमें इस बात का कैसे पता लगता है,
हमें अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार मिलते हैं कि जब अभी भी अधिकारी जो भी आप एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, मैसेज भेजते हैं, और जो अधिकारी एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, अब जब डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमारे विभाग होते हैं सरकार में, वो एक दूसरे को पत्र लिखते हैं भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, देश में ऐसी स्थिति है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो पत्र व्यवहार से हमें पता लगता है, जो मेसोपोटामिया में यानी कि मारी नगर में जो अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार हुए, किसी अधिकारी ने राजा को लिखा कि भी मैंने ऐसे ऐसे चरवाहों के शिविरों में देखा कि वो आग से संकेत कर रहे थे, कहीं हम पे हमला करने की तो साजिश नहीं बना रहे। तो इस प्रकार जब कोई अधिकारी अपने राजा को पत्र लिखता कि मैंने ऐसे ऐसा लोगों को करते देखा, कहीं हम पर हमला तो नहीं होने वाला, तो ऐसी पट्टिकाएं हमें मिली हैं और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजा इस बारे में पूरे सतर्क रहते कि कोई अन्य लोग उन पर हमला करके मारी के शासक ना बन जाए। ओके। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य किस्म का माल नाव के जरिए फ्रात नदी के रास्ते दक्षिण तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच लाया ले जाया जाता था। अब मैंने जब उरूक नगर के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, उसमें आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम दो तरह के नगरों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला नगर जो मंदिर के आसपास बना था, और दूसरा नगर जो व्यापारिक स्थल था, जो व्यापार के कारण समृद्ध हुआ था। मंदिर के कारण समृद्ध हुआ शहर कौन सा था? उरूक था। लेकिन व्यापार के कारण समृद्ध हुआ शहर कौन सा था? मारी था। ठीक है, मारी नगर में लोग शासक बन गए थे। अब मारी नगर समृद्ध कैसे हुआ, मारी नगर में समृद्धि कैसे आई, ये बात व्यापार से प्रूफ होते कि वहां पर व्यापार होता था, इसलिए मारी नगर समृद्ध हुआ। मंदिरों के कारण नहीं, व्यापार के कारण समृद्ध हुआ। कैसे व्यापार के कारण समृद्ध हुआ? क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य किस्म का माल नाव के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच लाया ले जाया जाता था। मारी नगर कुछ ऐसी जगह पर स्थित था कि वहां पर लोग फरात नदी के जरिए अन्य अन्य देशों में अलग अलग इलाकों में जाते। कौन से? एक तो दक्षिण दक्षिण की ओर कौन से? हमारे तुर्की हो गया, हमारा सीरिया हो गया और हमारा लेबनान हो गया। तो इन तीन मुख्य जगहों पर जब व्यापार होता मारी नगर के जरिए, मान लीजिए इस एरिया के लोगों को यहाँ दक्षिण में व्यापार करना है तो वो मारी नगर से होकर जाएगा। अब आपको वो चैप्टर के बिल्कुल पीछे जाकर कुछ याद करने की ज़रूरत है। जब हमने पढ़ा था कि शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती थी, शहरों में माल की आवाजाही का मुख्य साधन जल परिवहन था। लोग नाव में सामानों को लाया ले जाया करते थे, क्योंकि वो सस्ता पड़ता था और उसमें कम श्रम की आवश्यकता थी। तो करने को तो लोग स्थल के माध्यम से ऐसे भी व्यापार कर सकते थे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो जल परिवहन वो सस्ता पड़ता था, तो इसलिए लोग फरात नदी के माध्यम से व्यापार करते थे। और फरात नदी के किनारे कौन सा बसा था? हमारा मारी नगर बना था। तो उत्तर से दक्षिण के बीच जो व्यापार होता था, उसके बीच में हमारा मारी नगर पड़ जाता था। तो इसलिए जो मारी नगर है वो समृद्ध हुआ, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, क्योंकि वहां से नावें होकर आया जाया करती थी। अब उत्तर वाले लोगों को सामान दक्षिण में बेचना है तो वो मारी नगर से होकर जाएंगे। अब मारी नगर बीच में पड़ेगा तो इसके कारण वहां पर समृद्धि आएगी। ओके, एक मिनट, चलिए। दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ियाँ और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे, उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे। एक नदी में 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे और उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूलते थे। अब क्या था? दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले। अब दक्षिणी, अब क्या है, तुर्की, सीरिया और लेबनान, ये मंगवाया करते थे। क्या क्या चीज़ें? लकड़ियाँ मंगवाया करते थे, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र था, लकड़ियाँ इतनी अच्छी नहीं होती थी। चक्कियाँ मंगवाया करते थे, पत्थर मंगवाया करते थे, शराब और तेल मंगवाया करते थे। अब जो ये जिस चीज़ में मंगवाते थे वो नाव इत्यादि होती थी, जलपोत होते थे, तो उसमें ये चीज़ें मारी नगर से होकर जाया करती थी। तो मारी नगर के लोग क्या करते थे? मारी नगर के अधिकारी
उन नाव को, उन जलपोतों को रोक लेते थे, उनकी चेकिंग करते थे, देखते थे, और जितना उसमें माल होता था उसका 10%, उसका 10% टैक्स ले लेते थे, उसका प्रभार वसूल लेते थे, कर ले लेते थे। मान लीजिए 100 रुपए की कीमत का कोई सामान था तो उसका 10%, 10 रुपए रख लेते थे। भी हम आपको इजाज़त दे रहे हैं आगे जाने की, आप हमारे एरिए से निकल के जा रहे हो तो आपको 10% प्रभार देना पड़ेगा, तो उनसे 10% प्रभार वसूल लेते थे। तो इस तरह हमारी नगर समृद्ध हुआ। वहाँ पर लोग रुकते, एक अन्य कारण भी मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर लोग रुकते, वहाँ पर अब मान लीजिए जलपोतों में काम करने वाले लोग हैं, बेचने वाले लोग हैं, वो मारी नगर में रुकते, मारी नगर का सामान खरीदते, ठहरते, तो वहाँ पे पैसा देते। तो इस प्रकार मारी नगर बहुत ही समृद्ध हुआ क्योंकि वो बीच में स्थित था। ठीक है, जो एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ दिए गए, एक नदी में 300 मदिरा के पीपे रखे जाते, तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, जो एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था, सबसे जो क्या होता है, एक अनाज होता है, तो जो एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था, अलग अलग तरह की नौकाएं होती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है। यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा टीन के व्यापार के लिए मशहूर था, परंतु यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा, औजार और हथियार बनाने के लिए प्रमुख औद्योगिक सामग्री था। इसके लिए व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि से वह अद्वितीय था। तो अब यहाँ पे एक अलाशिया द्वीप भी आता है, अलाशिया। ठीक है, तो ये कहाँ पर था? साइप्रस, साइप्रस एक देश है, तो उसका द्वीप अलासिया था। तो अलासिया से किसका व्यापार होता था? तांबे का व्यापार। तांबे और टीन के लिए अलासिया द्वीप प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पर तांबा और टीन बहुतायत में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जब अलासिया से टीन और रांगा दक्षिणी भागों में आता तो उस पर भी जो मेसोपोटामिया के, सॉरी, मारी के जो अधिकारी हैं उस पर क्या करते? प्रभार वसूलते और धीरे धीरे क्या हो जाते? समृद्ध हो जाते। कुछ तांबा रख लेते और ये कांसा जो आपका ब्रोंज है उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, आपका तांबा और आपका टीन। ओके, तो यहाँ तक बहुत क्लियर। अब एक लाइन आखिरी में कही गई है कि इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व बढ़ा। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि, अब यहाँ पे हमें एक और बात देखने को मिलती है कि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से सबल नहीं था। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी थोड़ी कम थी, इतनी तेज सुरक्षा व्यवस्था वहाँ की नहीं थी, सैनिक कम थे, सैनिक व्यवस्था कम थी, लेकिन व्यापार की दृष्टि से वो अद्वितीय था। सबसे ज़्यादा और सबसे समृद्ध व्यापारिक स्थल हमारा मारी था। तो आप मारी नगर की जियोग्राफिकल कंडीशन से लेकर उसकी हिस्ट्री तक पूरी बातें जान चुके हैं कि किस तरह मेसोपोटामिया में दो तरह के वर्ग थे, कैसी जियोग्राफिकल कंडीशन ने दो तरह के वर्ग पैदा किए, उन दो तरह के वर्गों में लेन देन होता था, फिर लड़ाइयाँ भी होती थी, अलग अलग जाति के लोग वहाँ पर आते थे, वहीं पर बस जाते थे, काम करते थे और फिर आखिरी में शक्ति हासिल कर लेते थे और राजा बन बैठते थे। और क्योंकि वो दक्षिण और उत्तर के बीच में स्थित था और फरात नदी के किनारे स्थित था, फरात नदी की उर्वर धारा पर स्थित था, और फरात नदी उस वक्त क्या थी? जल परिवहन का मुख्य साधन थी, क्योंकि जल परिवहन बहुत ही सस्ता होता है। आप पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है, तो उसके कारण ये जो हमारा मारी नगर है बहुत ही समृद्ध हुआ। यहाँ तक क्लियर? बहुत ही क्लियर। अब यहाँ पे आपके बीच में आपका महल आता है कि मारी नगर के नक्शा जो भी हमें मिला है, तो ये यहाँ पर आपको दिया गया है जमरीलम का मारी स्थित राजमहल। यहाँ पे आप जो जमरीलम का मारी में स्थित जमरीलम आपका राजा था एक, तो उसके राजमहल के बारे में बताया गया है। और ये उसने कब तक शासन किया? 1810 से 1760 ईस्वी पूर्व तक। 1810 से 1760 ईस्वी पूर्व तक मारी का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही साथ वह प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण तथा मुख्य केंद्र था। अपने समय में वह इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए उत्तरी सीरिया का एक छोटा राज्य आया। वह अपने साथ मारी के राजा जमरीलम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहां आया। अब जमरीलम का राजमहल जो था, जो मारी का जो राजमहल था
वहाँ पर शाही परिवार तो रहता ही था, राजा महाराजा का परिवार तो रहता ही था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे काम होते थे। कौन-कौन से काम? उत्पादन होता था वस्तुओं का, जैसे कि आभूषण बनाने हैं, पट्टिकाएँ बनानी हैं, ठीक है ना? आभूषण, पत्थर के औज़ार बनाने, तो ये काम कहाँ होते थे? महल में ही होते थे। और प्रशासन का भी काम, अब प्रशासन क्या होता है? प्रशासन यानी कि आप, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उन लोगों से, व्यापारियों से 10% कर वसूलते थे। तो ये प्रशासन का ही हिस्सा, कि वहाँ पर कैसी व्यवस्था चलानी है, कैसे कर वसूलना है, क्या चीज़ें करनी हैं, लोगों के बीच क्या-क्या चीज़ें करवानी हैं, ये सारा प्रशासन। तो प्रशासन और उत्पादन भी शाही राजमहल में होता था। और जमरीलम का जो जमरीलम राजा है, उसके वक़्त मारीनगर इतना प्रसिद्ध था कि उसको देखने, उसके राजमहल को देखने उत्तरी सीरिया का एक छोटा-सा राजा आया, और वो अपने साथ के, अपने पड़ोस के ही राजा का भी परिचय पत्र लेकर आया कि वो भी आपसे मिलना चाहता है। तो इस उस वक़्त इतना प्रसिद्ध था कि दूर-दूर से भी राजा मारी में आया करते थे उसके राजमहल को देखने, ठीक है? दैनिक सूचियों से पता चलता है कि राजा के भोजन के मेज़ पर हर रोज़ भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ रखे जाते थे, जैसे कि आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा। मदिरा क्या होती है? शराब, ओके? और वियर। वह संभवतः अपने अन्य साथियों के सफ़ेद पत्थर जड़े आंगन में बैठकर बकायदा भोजन करता था। नक्शा देखने से आपको पता चलेगा कि राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था, जो उत्तर की ओर बना हुआ था। उसके विशाल खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे। राजा विदेशी अतिथियों और अपने प्रमुख लोगों का कमरा 132 में मिलता था, जहाँ के भित्ति चित्रों को देखकर, भित्ति चित्र क्या होते हैं? दीवारों पर बने चित्र, ओके? आगुन्तक लोग हतप्रभ रह जाते थे। आगुन्तक लोग क्या होते हैं? आगुन्तक आने वाले, ठीक है? जैसे कि सीरिया का एक छोटा राजा आया था, तो वो आगुन्तक आने वाला। हतप्रभ यानी कि हैरान रह जाते थे। राजमहल 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था, जिसमें 260 कमरे बने हुए थे। तो जिमरीलम का राजमहल 2.4 हेक्टेयर के एरिया में बना था, उसमें 200 से 60 कमरे थे। अब जो राजा था वो 132, अब देखिए राजमहल में ही आपको दे रखा है, तो यहाँ पर कितने कमरे होते थे? 240 कमरे, 260 है ना? हाँ, तो 260 कमरे यहाँ पर होते थे, और 132 कमरे में सभागृह था, यानी कि जो राजा था जिमरीलम अपने जो आने वाले लोग हैं उनसे मिलते थे, और आने वाले लोग उनकी दीवारों पर बने हुए चित्रों को देखकर हैरान हो जाते थे, इतने सुंदर-सुंदर चित्र बना रखे थे। और कोई एरिया जो राजमहल का एरिया है वो खुला भी होता, आंगन होता, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है 131 बाहरी आंगन। तो ये आपके राजमहल का नक्शा है। प्रवेश द्वार एक ही होता था। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो राजमहल था हमारे का, उसमें कितने प्रवेश द्वार थे? एक प्रवेश द्वार था जो कि उत्तर की ओर खुलता था, उत्तर दिशा की ओर था, ओके? कुएँ होते थे। तो यहाँ पे आपको मैप दिया गया है, और यहाँ पे आपको देखिए ये आपका रहा प्रांगण, ठीक है? यहाँ पे जो खाली एरिया होता था, यहाँ पर लोग बैठकर भोजन करते थे, ठीक? ये सुंदर-सुंदर पत्थरों से जड़ा होता था। यहाँ पर लिपिक कार्यालय यहाँ आपको दिया गया है, यहाँ पर पट्टिकाएँ वगैरह बनाई जाती थी, ओके? ये आपको भित्ति चित्र दिए गए हैं, दीवारों पर जो चित्र बनाए गए थे वो दिए गए हैं। यहाँ पे आपका शौचालय और स्नानगृह, वॉशरूम आपका दिया गया है। यहाँ पे आपका किचन है, आपकी रसोई घर यहाँ पे दी गई। तो ये सारा राजमहल का नक्शा था कि उस वक़्त कितने लोग विकसित थे, और दूर-दूर से लोग मारी नगर के राजमहल को देखने आया करते थे। तो मारी नगर के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से आप जान चुके हैं। उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन से हमने स्टार्ट की थी, और उसकी हिस्ट्री पर आके हमने चैप्टर को एंड किया है, और आखिरी में हमने जिमरीलम के राजमहल को भी जाना। और जिमरीलम का शासनकाल था कौन-सा? 1810 से 1760 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है? अब जो ये मेसोपोटामिया का चैप्टर है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी डेट्स है ईस्वी पूर्व उनके पीछे ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएँगे, ओके? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ओके?